साथ जो है डॉक्टर आलोक पांडे जुड़े हुए हैं। आलोक पांडे जी, स्वागत है सबसे पहले आपका बिहार तक पर। और देखिए, मांग उठने लगी है कि बिहार में शराबबंदी कानून पर जो तकरार है, देखिए आरजेडी की तरफ से लगातार इशारे आ रहे हैं और मतलब कोई रोक नहीं रहा है उनको। सुधाकर सिंह को भी कोई नहीं रोक रहा है। क्यों? राजनीतिक बातों से थोड़ा अब उठ अलग रही है कि भाई इस तरह के कानून से उनको क्या फायदा होने वाला है। इतने लोग काल के गाल में समा गए, इतने शराबबंदी की वजह से मौत के मुंह में चले गए। आपको क्या लगता है, इसकी जरूरत है बिहार में या फिर सरकार को दूसरे सिरे से सोचना चाहिए? मैंने तो आपके प्लेटफॉर्म में भी कहा है और अन्य प्लेटफॉर्मों में भी कहा है कि मैं तो बिहार में शराबबंदी का पक्षधर ही नहीं। शराबबंदी ने तो उल्टा एक्शन का रिएक्शन किया है। तो पैरेलल इकोनॉमी, जैसा कि हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा, खड़ी हो गई। और हेलो जी, आवाज मिल रही है आपकी। आप कृपया वीडियो अपना ऑन कर लें। जी, पैरेलल इकोनॉमी बिहार में खड़ी हो गई। उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि 4 लाख लोग जेलों में बंद हैं। उसमें से कम 2 लाख लोग तो दलित भाई बंद हैं। तो और उनकी जो वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए हम लोगों ने जो काम किया था, उसमें जितने लोग जेल में बंद हैं उनका परिवार कैसे चल रहा होगा। ज्यादातर लोग तो बहुत निचले तबके के लोग हैं जो जेल में बंद हैं। तो एक तरफ शराबबंदी ने लोगों को, जो कामगार लोग हैं वो जेल में बंद हैं, एक तरफ जो सरकार को रेवेन्यू मिलना चाहिए वो रेवेन्यू नहीं मिल रही है, एक तरफ लोग नशीली शराब पीकर मर रहे हैं। कई साल हो गए, 5-7 साल हो गए बिहार सरकार को बहुत गंभीर प्रयास करते हुए, लेकिन मुझे उसके तो कोई परिणाम दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो फिर मतलब बड़ा एक बोल्ड बयान है मेरा, लेकिन मैं तो मतलब समीक्षा के पक्ष में हूँ कि भाई समीक्षा करिए और लगे कि ठीक है इसे ढंग से लागू किया जा सकता है तो लागू करिए। अगर नीतीश सरकार उसे ढंग से लागू नहीं कर सकती है तो अपने हाथ खड़े करें। पूरे भारत में 6 राज्यों को छोड़कर सब जगह शराब लीगलाइज तरीके से बिक रही है। अब आप शराब बंदी भी किए हैं, रेवेन्यू का भी लॉस हो रहा है, लोग मर भी रहे हैं, दारू पी भी रहे हैं, पैरेलल इकोनॉमी दारू की खड़ी हो गई है, वाइन की। तो हर तरह से लॉस है बिहार में शराबबंदी को लागू निश्चित रूप से इस पे सवाल लेंगे। इस पर एक मुकम्मल राय तो बननी चाहिए। इस प्रोग्राम को देख रहे हो, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। कार्यक्रम में हम चाहेंगे कि उनके कमेंट को भी हम दिखाएं। लेकिन क्या लगता है आपको कि जिद की वजह आखिर क्या है? क्या कोई राजनीतिक वजह है? क्या नीतीश कुमार जानते हैं कि महिलाओं का एक अच्छा खासा तबका जो पहले उनको वोट करता था शराबबंदी के नाम पर, वो आज भी उनके साथ है? क्या यही वजह है वो जिद पे अड़े हुए हैं? नहीं, मुझे तो लगता है कि सत्ता का चरित्र होता है जिद। एक अहम ब्रह्मास्मि का जो कॉन्सेप्ट है कि मैं ही ब्रह्म हूं, जब लंबे समय तक कोई व्यक्ति सत्ता में होता है तो लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, मैं जो करूंगा वही सही है, जनता को कुछ नहीं पता है। ये सत्ता का चरित्र है, ये एरोगेंस का चरित्र है, ये राजनीति का चरित्र है, ये सरकारों का चरित्र। लोकतंत्रात्मक जब सरकारें होती है जो जनता की नब्ज जानती है, जैसा कि अभी हमारे तिवारी जी ने कहा कि इतनी बड़ी ताकतवर सरकार और वो अपना एक बिल वापस ले लेती है। एक और बात हो सकती है कि नीतीश कुमार जी को लग रहा है कि अब जो पीने वाला वोटर है वो तो वैसे वोट नहीं दे रहा है, तो उनको लगता है कि एक तरफ खड़े रहें। हो सकता है महिलाएं कुछ नाराज हो, कुछ वाइन की कैरियर हो, कुछ लोगों के जो भाई या पति जेल जा रहे हैं वो नाराज हो, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग अभी नीतीश कुमार जी को उम्मीद है, एक बहुत बड़ा वर्ग उनके साथ खड़ा हो सकता है। तो वो एक वर्ग को तो नाराज कर चुके हैं, अब अगर शराबबंदी वापस ले लेते हैं और तो वो दोनों वर्ग नाराज होंगे। जो पीने वाला कहेगा इतने साल क्यों बंद रखा, और जो महिलाएं वो नाराज होंगे इतने साल बंद रखा, खोल क्यों दिया। तो नीतीश कुमार जी के लिए एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, इस तरफ जाए उनके लिए बड़ा मुश्किल है ये निर्णय लेना। और वो अब अपने जो एक सुशासन की छवि थी उसको जो और बड़ी करना चाहते थे, शायद वो अब ट्रैप के रूप में आ गई, वो फंस गए, उस जाल से निकल नहीं पा रहे। तो वो उनके अंदर वो एग्रेशन दिखाई दे रहा है। और वो डॉक्टर आर्थिकी से भी जुड़ा हुआ सवाल है। 5 साल बाद तेजस्वी यादव सत्ता में आए हैं, इसलिए वो भी हर कदम जो है वो फूक फूक कर रख रहे हैं। वो नहीं चाह रहे कोई क्लैश वाली स्थिति उत्पन्न हो, कुछ ऐसा बोल दें कि 2025 तक तो नीतीश कुमार ने यह कह दिया है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इस बीच कोई स्थिति ऐसी ना हो जाए कि गठबंधन पर ही सवाल उठने लगे। वो तो उठ भी रहा है वैसे। खैर, बहरहाल आपकी प्रतिक्रिया? तेजस्वी यादव तो उन्हें सीधे मुख्यमंत्री पद से हटाएंगे जब हटाएंगे। अब वो 23 में हटाएंगे, 24 में कि 25 में, ये जब हटा सकते होंगे तब हटा देंगे। मतलब जैसे मुझे ऐसा इंट्यूशन लगता है कि नीतीश कुमार जी 2024 में मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तेजस्वी यादव जेडीयू को तोड़ सकते हैं अगर तोड़ पाएंगे तो। लेकिन अब ये अनुमान है मेरा
हो सकता है गलत हो और बहुत ज्यादा संभावना है गलत होने की, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने 2025 कह दिया, नहीं उन्होंने ये बता दिया कि अभी 23 और 24 और 25 में जब तक चुनाव न हो जाए, यानी लगभग 2.5 साल तक तो आपका कोई गुंजाइश ही नहीं है, डिप्टी सीएम ही रही है। इधर वो यंग ब्लड है, 2.5 साल तक डिप्टी सीएम में संतोष करे या जेडीयू को दो फाड़ करके और खुद सरकार बना ले, क्योंकि जेडीयू के विलय की संभावना मुझे बहुत कम दिखती। बीच में बात उठती कि जेडीयू का विलय हो जाएगा, मैं जेडीयू की विलय की संभावना नहीं देखता। जब विलय की स्थिति आएगी तो जेडीयू टूटेगी, एक धड़ा बीजेपी की तरफ जाएगा, एक धड़ा आरजेडी की तरफ जाएगा। तो अब ये तेजस्वी के ऊपर है कि वो डिप्टी सीएम बने रह के 2.5 साल तक वेट करना चाहते हैं, या वो प्रयास करके जैसे मुगल काल में होता था, अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने चाचा को जलाउद्दीन को हटा करके खुद सत्ता पे बैठ गया था। तो अलाउद्दीन और जलाउद्दीन वाली जो कहावत है या जो घटना हो चुकी इतिहास में, मैं बिहार में दोबारा देखने की उम्मीद रखता हूं। और मैंने तो कह दिया कि 24 में मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं देख पा रहा, हो सकता है बात गलत सिद्ध हो जाए। बयान देकर मतलब माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति के, ये बात बेनिफिट जो है वो नीतीश कुमार देना चाहते हैं, जैसे पास समुदाय का उन्होंने जिक्र किया, इसको लेकर के नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं। और ये तर्क जो है ये लगातार देखा जा रहा है कि जो लाभार्थी वर्ग होता है, निश्चित रूप से अगर सरकार डायरेक्ट बेनिफिट उसको देती है तो एक अच्छा खासा वोट बैंक उसका बन जाता है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, क्या इसको देखते हुए भी नीतीश कुमार इस तरह की बातें कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए डीबीटी स्कीम तो ये बिल्कुल है, लोकतंत्र में बार्गेनिंग शक्ति को बढ़ा रही है सरकार या वोटर की। वोटर कहता है हमें क्या दिया तो हम तुम्हें वोट दें, सरकार कहती है हमने ये आपको दिया इसलिए आप हमें वोट दीजिए। और जैसा हमारे भाई बता रहे थे संतोष जी की 1-1 लाख रुपए तो एक गांव में तो, अच्छा अगर एक परिवार को 1 लाख मिला तो न्यूनतम 4 वोटर मान लीजिए, तो 40 लाख लोग तो वोट देंगे ना, इसको भी 1 लाख मिलेगा वो वोट देगा, ये तो सामान्य सी बात है। लेकिन समस्या ये है कि जिन लोगों को मिला वो वोट देंगे, लेकिन गांव में मैंने इसका उल्टा रिएक्शन भी देखा है कि मिला तो 40 लोगों को, लेकिन उस गांव में तो रहे 400 लोग रहे या 300 लोग रहे, 200 लोग रह रहे हैं, तो जो बचे हुए 160 लोग नाराज होते, बोले अच्छा उनको दे दिया हमको नहीं दिया तो हम दूसरी पार्टी को वोट देंगे। तो कभी कभी जो इस तरह के जो बड़े लाभार्थी जो सामूहिक लाभ, जी एक जानकारी दे देते हैं, और जो शराब पीने वाले लोग हैं वो शराब छोड़ते, दूध दही खाए, इसके लिए 10,000 रुपया, इसलिए कोई बचाव नहीं रहेगा। आने वाला स्कीम वही है कि जो शराब छोड़ेगा ना उसके परिवार को 10,000 रुपया दिया जाएगा कि रोज इसको 1 लीटर दूध पिलाइए, शराब इसको छोड़वाइए। ये इसीलिए कोई बचने वाला नहीं है। नहीं तो अगर ये चीजें चलती रही तो निश्चित बात है अपना एक बड़ा वोट बैंक खड़ा कर रहे हैं, जितना भी उनका वोट बैंक है वो कंसोलिडेट करने में फिर सफल रहेंगे। क्योंकि देखिए लोकतंत्र में जो अरविंद केजरीवाल जी ने नॉर्थ इंडिया में शुरू किया, जो तमिलनाडु में जयललिता और की पार्टी ने शुरू किया था, वही फिर बिहार में नीतीश जी कर रहे हैं, और केंद्र में भाजपा की सरकार लेके आ रही है, वो दूसरी तरह से लेके आ रही है, सब कर रहे हैं, इसमें कोई एक दल नहीं है। तो इस पे हम अब दोनों मेहमानों का सवाल ले लेते हैं इस पर। हेलो जी आलोक जी, आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल जी। मैं तो ये चाहता हूं कि भाई मेरे गांव में एक कहावत है, या कह रहा रवासी आगे उनके भैया, तो मतलब सब लोग सुप्रीम कोर्ट के सहारे हैं कि बस अब सुप्रीम कोर्ट कुछ कहे तो हम इससे छुटकारा पाए, बवाल खत्म हो। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है तो सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देगा, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत है बिहार में शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। मैं बोल्डली कह रहा हूँ, मैंने हर चैनल में कहा, और सुप्रीम कोर्ट के सहारे बंद हो या नीतीश कुमार के सहारे बंद हो। आशीष, आपने पूछा कि इसका